Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, HPAC PGT Commerce 2023 सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी किस तरीके से करी जाए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, दिस इज गोइंग टू बी द रियल टेस्ट। अब कोई मैटर नहीं करता कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स थे, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉप किया था या फिर पॉइंट से कट ऑफ क्लियर किया था, अभी कुछ मैटर नहीं करता। सब्जेक्टिव पेपर के जो मार्क्स हैं, दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू डिटरमाइन योर सिलेक्शन। तो अभी जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाइए और अब नए सिरे से इस सब्जेक्टिव पेपर की जो तैयारी है वो आपको करनी है, और उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या अप्रोच होनी चाहिए वही हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि सब्जेक्टिव पेपर जो है, यही पेपर आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। इंटरव्यू की वेटेज जो है वो कम है, इंटरव्यू आपके हाथ में भी नहीं है, सब्जेक्टिव की वेटेज ज्यादा है। अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मैंने काफी लोगों को देखा है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर लेते हैं, बट जब उनको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं तो वो अटक जाते हैं और उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। काफी सारे एस्पिरेंट्स आपने यूपीएससी में भी देखे होंगे, आपके स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी देखे होंगे, जो प्री तो अच्छे से हर बार क्लियर कर लेते हैं बट मेंस का जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है उसमें जाकर अटक जाते हैं। तो इस स्टेप को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, इसे आप बिल्कुल सीरियसनेस के साथ लीजिएगा, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, वो टिप्स फॉलो कीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प मिलेगी। चलिए तो फटाफट से बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। अभी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना है तो आपका जो सिलेबस है उसे एक बार गो थ्रू कर लो, नजर लगा लो। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया है ऑलरेडी, नो, बट फिर भी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन का जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसके लिए एक बार सिलेबस पे नजर डालो, और आपने जो भी आपके क्लासेस देखे होंगे, जो भी आपके नोट्स रेफर किए होंगे, अब उनको नए पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा, नए पर्सपेक्टिव से क्लासेस को देखना होगा। पहले आपका माइंडसेट ये होगा कि कौन से टॉपिक से क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा फैक्ट याद कर लेना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। पहले इस पर्सपेक्टिव से आपने चीजों को पढ़ा होगा, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको बदलना पड़ेगा। क्या क्या चीजों पे फोकस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि पहले क्लासेस और नोट्स देख लिए तो अब उनको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये पेपर जाकर दे सकता है। तो ये वाली अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर आपके माइंड में है तो इसे बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, क्लासेस नोट्स आपने करा हुआ है, इसके साथ में माय रिकमेंडेशन इज कि आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11 12 की, आप उन्हें पिक कर सकते हैं। हाँ, जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन्हीं को उसमें रेफर करना। आप एनसीईआरटी के बुक्स को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल होती है, या आप परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो साथ में आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि एनसीईआरटी में ना हर टॉपिक के साथ हर चैप्टर के एंड में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज, और काफी सारी चीजें, काफी सारे पॉइंट्स में आपको एनसीईआरटी से असिस्टेंस मिल सकती है। तो आपका जो कोर्स है उसके साथ में यू कैन डेफिनेटली पिक आउट दीज एनसीईआरटीज, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बट आपको यहां से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, काफी कुछ प्रैक्टिस करने को मिल सकता है। और इसके अलावा सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर हमारा जो कोर्स है उसमें हमने ऑलरेडी कुछ सेशंस लिए हैं, तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो उनको गो थ्रू करने से यू वुड गेट द आइडिया कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो उससे आपको काफी क्लैरिटी होगा। एंड इसके अलावा एक और सेशन हमने लिया था कि कैसे हमें अच्छे आंसर्स लिखने चाहिए, आंसर लिखते समय किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वो आपके कोर्स में भी है और यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने से पहले। प्यारे दोस्तों, जैसा आपको बता रहा था कि नए पर्सपेक्टिव से आपको सिलेबस को कवर अप करना है, क्लासेस नोट्स को देखना है, एनसीईआरटीज को रेफर करना है, तो अभी आपको क्या चीजों को, क्या फोकस एरियाज को ध्यान में रखना है अपनी प्रिपरेशन करते हुए, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और ये सारे पॉइंट्स को भी आपको आपकी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है। सबसे पहली चीज है डेफिनेशन बाय द पॉपुलर ऑथर्स। तो ऑलरेडी आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी याद किया होगा कौन सी डेफिनेशन किसने दिया, तो अभी यहां पे भी वो चीज आपकी काम आने वाली है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो उसके अंदर जो भी टर्म आपसे पूछी जा रही है, अगर आप उसे डिफाइन करते हैं
और किसी पॉपुलर ऑथर को कोट कर देते हैं तो एग्जामिनर पे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो एग्जामिनर है उसको इंप्रेस कर दे, उसको खुश कर दे, उससे ज्यादा नंबर हम बटोर लें। तो ऐसी डेफिनेशंस अभी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऐसा अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तो मैनेजमेंट को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और पॉपुलर ऑथर की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं। तो जो पर्सन किसी पॉपुलर ऑथर की डेफिनेशन डालेगा एक अच्छा इंप्रेशन देगा वो एग्जामिनर के माइंड पे, और वहां पे उसके मार्क्स जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये पॉपुलर ऑथर्स की जो डेफिनेशंस है उनको आपको याद कर लेना है। हर एक टॉपिक की, हर एक टर्म की कुछ एक दो पॉपुलर डेफिनेशन आप याद करना जो कि आप एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सको। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैनेजमेंट ही आप पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उसके किसी टॉपिक के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप हो जाते हैं, तो वो टाइप्स भी आपको जरूर पढ़ने हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हर टॉपिक के आपको पढ़ने हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। हमारा कोई मोटिवेशन का थ्योरी है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो हर एक टॉपिक के लिए आपको ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं। तो इनके लिए ना आपको पॉइंटर्स बना लेने हैं। तो अभी क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक एक पॉइंटर आप उनका बना लो। जैसे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक आप बना रहे हो तो जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, बस जो की पॉइंटर है ना, उसका जो की हेडिंग है उसे अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम से पहले आप उसे एक बार रिवाइज करके देखकर जा सको। तो पूरे पूरे पॉइंट्स, पूरे पूरे एक पैराग्राफ अपने पास बनाने की जरूरत नहीं है। बस वो की पॉइंटर जो होता है, जो की हेडिंग होती है, जो की वर्ड होता है, उसे अपने पास नोट डाउन करते रहो ताकि एग्जामिनेशन में जब आप पॉइंट फॉर्म में अपना आंसर लिखो तो वो पॉइंटर्स जो हैं आप उनको हेडिंग की फॉर्म में यूज कर सको। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, जो पॉइंटर्स हैं उनको नोट डाउन कर लो, पूरे पूरे पैराग्राफ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होते हो, आप मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, जैसे लेट्स सपोज मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है कि इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, है ना, तो ये डील्स विद ह्यूमन बीइंग आपको केवल इतना ही अपने पास नोट डाउन कर लेना है। उसके आगे एक पैराग्राफ भी लिखा होगा जिसमें 5-6 लाइनें लिखी होंगी, तो वो लाइनें आप अपने अपने आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो पॉइंटर है ये आपका सही होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है वो पैराग्राफ एग्जामिनर कुछ खास ध्यान से पढ़ता नहीं है, अगर आपकी हेडिंग सही है तो वो आपको मार्क्स देता चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो वो हेडिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो जो हेडिंग्स है, कीवर्ड्स है, उनको अपने पास नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, ऐसा सबके लिए कर लेना। इसके बाद में आपकी कुछ पॉपुलर टर्म्स होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लेट्स सपोज आपका यहाँ पे अगर मैं बोलूं बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो अपने पास आपका पूरा लिस्ट रेडी होना चाहिए। और डिफरेंसेस लिखते समय ध्यान रखिएगा कि एक बेसिस कॉलम भी आपको जरूर ऐड करना है। बेसिस डाला, बिजनेस डाला, प्रोफेशन डाला, तो इस तरीके से आपको आपके डिफरेंसेस लिखने हैं। प्रोविजन और रिजर्व, इनका डिफरेंस आ सकता है। बहुत सारे पॉपुलर टर्म्स हैं आपके कोर्स में आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, तो वो सबको अच्छे से करके जाना। और ये बेसिस वाला जो हेडिंग है, बेसिस वाला जो कॉलम है, इसको जरूर लिखना, इसको जरूर लिखना, इससे एग्जामिनर पे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेयर एवर पॉसिबल, जो भी आपके डायग्राम्स या चार्ट्स आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन करते समय, उनको भी अपने पास ड्रॉ कर लेना। एक बार घर से पहले प्रैक्टिस करना ड्रॉ करने की, ताकि आप एग्जामिनेशन में भी उन्हें ड्रॉ करो और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन बना सको। जैसे लेट सपोज आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आप उसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर आप एक छोटा सा चार्ट भी बना देंगे ना उसके साथ, कि ऐसा सा चार्ट रहता है, आप एक सिंपल सा बना देंगे, तो एग्जामिनर पे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैस्लो की थ्योरी आई, कुछ और चीज पूछी जिसका कोई डायग्राम या चार्ट बन सकता है, तो आप जरूर बनाकर आना, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और एग्जामिनर को सीधे सीधे ये डायग्राम देख के पता लग जाएगा कि अरे इस बच्चे को कंसेप्ट मालूम है, और वो फिर ज्यादा आपकी जांच पड़ताल नहीं करेगा आंसर की, आपको आसानी से मार्क्स भी दे देगा। इसके अलावा जो भी फॉर्मूलाज आएंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान, उनको आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर ही लिया होगा, नहीं किया तो वो कर लेना। और जो भी फॉर्मेट्स आएंगे, देखो जो सारे फॉर्मेट्स हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो क्या है, अभी तो आपको सीधा आंसर निकालना होता था,
अभी अगर आपको सवाल होता था कि शेयर फोरफिट हो गए, कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में आएगा, तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेते थे। बट अगर सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और आपको जर्नल एंट्रीज डालने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाएगा वो आपको बनाना आना चाहिए। किस तरीके से ऊपर हेडिंग लिखोगे, किस तरीके से डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे, नरेशन लिखोगे, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसी एक लेजर अकाउंट अगर बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो लेजर अकाउंट आप किस तरीके से प्रॉपर बनाओगे उसका फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारी चीजों का फॉर्मेट इट मस्ट बी क्लियर टू यू। वहां पे रफ सा फॉर्मेट बना दोगे या फिर ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा सा फॉर्मेट बना दोगे तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जो अभी फॉर्मेट दे रखे हैं आपके नोट्स में या फिर एनसीईआरटीज में, आप उनको जरूर एक बार अच्छे से करके जाना और एक बार खुद से ड्रॉ जरूर करके जाना। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ना हो कि सीधा जाके जर्नल एंट्री वही लिखी जा रही है, सीधा जाके अकाउंट बैलेंस शीट वही बन रही है, तो ऐसा नहीं करना। घर से पहले ये चीजों को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना। इसके साथ साथ आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आप उनकी प्रैक्टिस करना, स्टेप्स और वर्किंग नोट्स के साथ ही आपको करना है। देखो आपके जो अकाउंट्स की एनसीईआरटी है उसमें आपको काफी सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स उन्होंने प्रॉपर सॉल्व किए होते हैं और साथ में वर्किंग नोट्स भी लिखे होते हैं। तो आप एक बार उसे देखो कि किस तरीके से वो सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉपर वर्किंग नोट्स दे रहे हैं। आपको भी उसी तरीके से एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वर्किंग नोट को आपको जरूर लिख कर आना है। तो इस चीज की भी प्रैक्टिस आप पहले ही घर से करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब आपको डेली करनी है। देखो आपकी जो एनसीईआरटीज अगर आप उठाएंगे, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, उसके लास्ट में काफी सारे क्वेश्चन दिए होते हैं हर चैप्टर के बाद, तो आप उनको रेफर करके उनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। धीरे धीरे यू विल फाइंड कि अब आप जो है ना थोड़े थोड़े एक्सपर्ट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इनर्शिया जो होता है ना वो कम हो रहा है और आप आसानी से चीजों को लिख पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये चीज प्यारे दोस्तों आपको करनी है अभी अपनी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप आंसर लिखने वाले हैं, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रेस द एग्जामिनर। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल लेवल पे ट्यूशन पढ़ता था, बोर्ड के पेपर थे आई थिंक 10th के या 12th के, तो उस समय मेरे एक सर थे, वो मुझे बताया करते थे कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना आंसर लिखने का, वो ये होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है उसकी चाय कहीं नहीं रुकनी चाहिए। जो आपका एग्जामिनर होगा वो चाय पी रहा होगा एक हाथ से और एक हाथ से आपका आंसर चेक कर रहा होगा। तो आपकी एग्जामिनर की चाय अगर कहीं रुक गई, उसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ गया, उसे ढूंढना पड़ गया आपके आंसर में कि कीवर्ड्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। जहां पे काम रन थ्रू चलता जाएगा, उसकी चाय साथ साथ चलती रहेगी, आंसर चेक होते जाएंगे, वो खुश रहेगा और आपको नंबर भी खुशी खुशी देगा। बट जहां पे आपने एग्जामिनर को तंग किया, आपने बहुत बड़ा सारा पैराग्राफ लिख दिया, उसमें कोई अंडरलाइन कोई कीवर्ड को हाईलाइट नहीं किया, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो आपके नंबर डेफिनेटली काटेगा। प्रेजेंटेशन के नंबर डेफिनेटली होते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, मेक श्योर वो आंसर इंप्रेसिव होना चाहिए। इसको लेकर एक ऑलरेडी यूट्यूब पे टिप्स का वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें से कुछ बातें मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, हर एक आंसर इस तरीके से होना चाहिए। डायरेक्टली आपको जंप नहीं कर जाना आंसर पे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर मेन पार्ट पे आइए, मेन पार्ट को पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश कीजिए और फिर फाइनल लास्ट में एक दो लाइन कंक्लूजन की लिख दीजिए। तो दिस इज हाउ योर आंसर मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड। और बाकी देखो जो भी आपके हेडिंग्स वगैरह आप डाल रहे हैं या जो भी कीवर्ड्स है, आप उनको अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो उनसे आपको मार्क्स दे दे। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि जो भी की पॉइंट्स हैं इस आंसर में इंक्लूड हुए या नहीं हुए। जैसे आपसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, अब एक स्टूडेंट ने तो प्रॉपर हेडिंग बनाए, अंडरलाइन किया हेडिंग्स को, पॉइंटर्स बनाए और अपना आंसर लिखा। एक स्टूडेंट ने सीधा सीधा पैराग्राफ की फॉर्म में सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। तो अभी एग्जामिनर के लिए ये वाला स्टूडेंट का आंसर चेक करना आसान है, वो आसानी से चेक करके इसको मार्क्स दे देगा। बट जिसने पैराग्राफ लिखा हुआ है, एग्जामिनर को बड़ा दिक्कत है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि ये सारे पॉइंट्स आए हैं या नहीं आए, उसे काफी टाइम लगाना पड़ रहा है। और इतना टाइम अगर वो नहीं लगाता या फिर अगर उससे एक आधा पॉइंट आपका छूट जाता है तो आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे।
तो कोशिश कीजिए कि आपके जो आंसर्स है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किए जाए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़े ना कि घटे। इसके अलावा आपकी जो हैंडराइटिंग है दैट शुड बी लेजिबल। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पेपर में मोती पिरोकर आने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट जो भी आप हैंडराइटिंग लिखे वो पढ़ी जानी चाहिए, एग्जामिनर उसे पढ़ सके, ऐसी हैंडराइटिंग लिखिए। अक्सर क्या होता है कि अभी हम मोबाइल पे टाइप करने के, कंप्यूटर पे टाइप करने के इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं, जब लिखना पड़े तो हमसे लिखा नहीं जाता सही से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना, ताकि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो कुछ हद तक सही हो जाए। जो भी चीज आपको करनी पड़े एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, वो आपको जरूर कर कर आनी है। चाहे वो कोई डायग्राम बनाना हो, चाहे कोई चार्ट बनाना हो, चाहे आपके वर्किंग नोट लिखने हो, वो हर चीज कीजिए जो कि एग्जामिनर को इंप्रेस करेगी। और अगर एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा तो आपके मार्क्स यहां पे डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में डाउट्स है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए, तो आप हमारा एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो इनिशियली हमने इसे केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लॉन्च किया था, बट जैसे ही सब्जेक्टिव टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तो हमने इसमें सब्जेक्टिव लाइव क्लासेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और कुछ क्लासेस ऑलरेडी हमने कंडक्ट भी करे हैं और आगे भी अभी क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका जो कंटेंट का कवरेज है, सिलेबस का कवरेज है, वो तो हो ही जाएगा, और साथ में आपको ये भी समझ में आएगा, ये भी पता चलेगा कि कैसे आपको जो आंसर्स है वो लिखने चाहिए, और आपकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। और मजे की बात ये है कि अभी इस कोर्स पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपका जो 6000 का कोर्स था, फ्लैट 50% ऑफ के बाद अभी आपको केवल 2999 जो है, अराउंड 3000 का ये कोर्स जो है अभी आपको मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं एवरस्टडी की वेबसाइट या फिर आपके ऊपर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें आपके सब्जेक्टिव प्रिपरेशन से जुड़ी हुई। आई एम होपफुल कि डेफिनेटली आपको इन बातों से मदद हुई होगी और आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, छुपा के मत रखना, क्योंकि शेयर करोगे तो वो आपके साथ भी कुछ शेयर करेगा, दोनों का ही भला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।